भाववादी हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो तार्किक भाववादी है वो क्या मतलब किस चीज को फॉलो करते हैं, किसको मानते हैं। तो ये जो तार्किक अनुभववादी है ये मानते तो अनुभववाद को ही है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ये मानते हैं, लेकिन इंद्रियों जो लॉक और वर्कले का जो अनुभववाद है उससे इनका अनुभववाद एकदम अलग है, क्योंकि इसीलिए इसको तार्किक भाववाद बोलते हैं। ये क्या करते हैं, भाषा के द्वारा जो लैंग्वेज है उसके थ्रू ये तार्किक रूप से अनुभव करते हैं। मतलब तार्किक अनुभववाद इसीलिए कहा जाता है कि ये तर्क करते हैं, किसी भी कथन, कोई स्टेटमेंट है तो उसको ऐसे ही एज इट इज नहीं मान लेंगे, उसको लॉजिकली उसको देखेंगे कि वो तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है कि नहीं, वो मतलब उसको वेरीफाई करेंगे। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेरिफिकेशन थ्योरी, वो बताऊंगी मैं, एयर का। और इनमें बहुत सारे स्लीक है, एयर है और हेमिंग है और वो कार्नेप है, लेकिन सबका मिलता जुलता है, किसी थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं तो सेम सबने जो भाषा है भाषाई विश्लेषण किया है कि इसीलिए इसका तार्किक भाववाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भाषा के द्वारा, भाषा के माध्यम से तार्किक रूप में उसका खंडन किया है और मंडन किया है, उसी को इनका, इसीलिए इसको तार्किक भाववाद कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये अनुभववादी हैं, और अनुभववादी होने के साथ साथ ये तार्किक अनुभववादी इसलिए हैं क्योंकि ये सारी चीजों को तर्क की कसौटी पे कसते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कथन हो, स्टेटमेंट हो, वो तर्क की कसौटी पे अगर सही उतरती है, खरी उतरती है तो वो सत्य है, अन्यथा सत्य है। और ये वही वियना सर्किल था, तार्किक भाववाद का जो जन्म हुआ वो वियना सर्किल से 1920 में स्टार्ट हुआ था, और 50 तक आते आते, ये 50 के दौर तक आते आते समाप्त हो गया था। तो इन लोगों ने, और इनका काफी आलोचना भी हुआ था कि ये लोग, फिर इन लोगों ने अलग अलग सत्यापन थ्योरी भी दी। पहले तो केवल वेरिफिकेशन थ्योरी थी, बट जब इनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया तो इन्होंने उसको, जो वेरिफिकेशन थ्योरी थी उसको अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने कर दिया। उन्होंने कि 3 तरह का मान लिया कि प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, सबल भी है, निर्बल भी, वो आगे भी हम बताएंगे। तो ये था मुख्य रूप से भाववादी जो तर्कवाद है वो ये है कि तर्क पे किसी भी चीज को वो कसते हैं, कसौटी पे अगर उतर जाता है तर्क की तो वो सही है, नहीं तो अन्यथा वो निरर्थक है। अब इसमें जो सबसे मुख्य जो दार्शनिक है वो है एयर। और एयर क्या कहते हैं, एयर जो है वो अपने ज्ञान को 2 तरीके से बताते हैं, 2 तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं। और वो क्या है, पहला तो कहते हैं कि ये निषेधात्मक है और दूसरा कहते हैं भावात्मक है। अब निषेधात्मक में क्या है, निषेधात्मक में वो जितने भी तत्व मीमांसा से संबंधित मेटाफिजिकल जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कि तत्व मीमांसा में क्या क्या आता, आत्मा हो गया, जीव हो गया, ईश्वर, यानी जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। इसमें चार्वाक भी बहुत अच्छे, जो इंडियंस हैं उनमें चार्वाक आते हैं, वो आप पढ़े ही होंगे कि उसमें उन्होंने भी केवल और केवल प्रत्यक्ष के द्वारा जो चीजें उनको पता चलती उन्हीं को सत्य मानते हैं, बाकी की चीज को असत्य मानते हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी, जो एयर है वो 2 तरीके से अपनी थ्योरी को समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि 2 होता, 2 किसी भी पहलू, किसी भी कथन के 2 तथ्य होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो निगेटिव इन्होंने पहले बोला, दूसरी बार में भावात्मक या पॉजिटिव बोला। तो निगेटिव में क्या कहते हैं, निगेटिव वाले पार्ट में ये समझाते हैं कि तत्व मीमांसा का निरसन यानी खंडन, ये तत्व मीमांसी जितने कथन हैं, तत्व मीमांसी जितनी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का ये खंडन करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। कहते हैं जो तत्व मीमांसी कथन होते हैं वो निरर्थक होते हैं, उसमें थोड़ी भी सत्यता नहीं होती है। यहाँ तक वो ये कहते हैं कि जिस तरह कवि काल्पनिक होता है, कभी क्या होता है, कभी कोई भी चीज बैठा है, जहां न पहुंचे रवि कहते हैं वहां पहुंचे कवि, यानी वो कहीं भी बैठा हुआ, कहीं भी वो उसका दिमाग पहुंच जाता है, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां
पे आप की कल्पना भी नहीं कर सकते, और वैसी जगहों की कल्पना करके और वो काव्य की रचना कर देता है। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक कवि होता है जो काल्पनिक होता है और काल्पनिक विषयों के द्वारा वो किसी भी कविता की रचना कर देता है, उससे भी निम्न स्तर के ये तत्वमीमांसीय विषय होते, उससे भी निम्न। क्यों? क्योंकि ये जो तत्वमीमांसी विषय हैं, इसको हम केवल कल्पना कर सकते हैं, और एक कवि तो तभी उच्च कोटि की कल्पना करता है, जो ये तत्वमीमांसी विषय है वो बहुत ही निम्न कोटि के हैं और इनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। ना तो हमने आज तक आत्मा को देखा है, ना हमने ईश्वर को देखा है, ना हमने मतलब आत्मा से संबंधित जीव को मान के कि मतलब इस जड़ जगत वगैरह को, जगत को तो ये मानते हैं क्योंकि अनुभव की चीजों को मानते हैं, तो बस आत्मा, ईश्वर या तत्वमीमांसी जो विषय है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि स्वर्ग में पारिजात का वृक्ष है। लोग कहते हैं कि ये आदमी मरेगा तो स्वर्ग में जाए, जो अच्छे कर्म करेगा और कर्म करने के बाद जब वो मरेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और जो गलत कार्य करेगा, जो बुरा मतलब संगति में रहेगा, तो वो नरक में जाएगा। तो इन सब जो ये सब्जेक्ट्स है ना, स्वर्ग शब्द, नरक, या हम ये कह देते हैं कि मतलब जो हम हमसे पहुंच में नहीं है, हमारे, हम जिसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, सत्यापन नहीं कर सकते, वैसे सारे विषयों को ये कहते हैं कि ये तत्वमीमांसी विषय है। क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको हम बिना वेरीफाई करे, बिना समझे हम समझ सकते हैं, और जिनको हम नहीं वेरीफाई कर सकते वो निरर्थक है। तो पहला तो इनका निषेधात्मक हो गया। दो तरह की इन्होंने कहा कि दो कार्य हैं दर्शन शास्त्र के, मुख्य जो है वो दो कार्य हैं, एक निषेधात्मक और दूसरा भावात्मक। तो निषेधात्मक में हो गया कि तत्व मीमांसा का खंडन करते हैं, जितने तत्व मीमांसी विषय है उसका, और दूसरा है भावात्मक। भावात्मक में ये कहते हैं कि जो भी किसी संशय की स्थिति है, या सबसे मेन ये विज्ञान की जो भाषा है उसके अर्थों के स्पष्टीकरण के द्वारा ये इसकी सिद्धि करते हैं। भावात्मक सिद्धांत को, अपने तार्किक भावार्थ को ये प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं। कैसे? जो भाषाई, जो भाषा है उसकी अर्थों के द्वारा स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए, ये से हम भाषाई उसके द्वारा भाषाई प्रक्रिया या भाषाई शब्दों के द्वारा उसका विश्लेषण करके, का स्पष्टीकरण करके हम इसके भावात्मक रूप को हम समझ सकते हैं, हम इसकी पॉजिटिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये दो इन्होंने थ्योरी दी, और दो में उसके बाद इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है वेरिफिकेशन थ्योरी, सत्यापन सिद्धांत जिसको कहते हैं, वो सत्यापन सिद्धांत है। उसमें सबसे पहले तो इन्होंने सत्यापन सिद्धांत को तीन तरह से माना, तीन मुख्य इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा हम लोग का मेन सब्जेक्ट में सत्यापन वेरिफिकेशन थ्योरी ही है। तो उसमें पहला इन्होंने कहा, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो सत्यापन सिद्धांत है वो क्या है, वो गत्यात्मक है, डायनेमिक है, और जो विभिन्न चुनौतियों के साथ साथ क्रमशः विकसित होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग होता जाता है, चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसको तीन तरह से इन्होंने बांटा। सबसे पहला जो है वो है इनका व्यवहारिक सत्यापन तथा सैद्धांतिक सत्यापन। पहला प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन इन प्रिंसिपल, यानी दो तरह का इनका है। और पहला जो है वो व्यवहारिक सत्यापन तथा सैद्धांतिक सत्यापन है। उसमें ये क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक सत्यापन क्या है, जिस कथनों में हमें उपलब्ध साक्ष्य मिल जाते हैं, यानी इसको ये कह ले कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे जिन कथनों का हम सरलता पूर्वक हम जान जाते हैं, जिसके बारे में हमको सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाता है कि इस शब्द से क्या कहने वाला है। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल लें कि हम कह रहे हैं कि मोहन बाजार जा रहा है, या हम कह रहे हैं इस कमरे में अंधेरा है, तो ये इससे हम क्या मतलब, जैसे ही बोला वैसे ही ये समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस है। इसमें हमको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये जो होते हैं ये व्यवहारिक सत्यापन होते हैं, इन्हें हम व्यवहारिक सत्यापन कहते हैं, जिनमें कि हमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता ना हो, प्रमाण की आवश्यकता ना हो, किसी
मतलब सरल, हमें अपने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये समझिए, ये सबल सत्यापन है। सॉरी, सबल बोल रहे हैं, व्यवहारिक सत्यापन है कि जिसमें हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको हम व्यवहारिक कहते हैं। हमारे व्यवहार से ही जो पता चल जाता है, हमारे नेचर से ही जो पता चल जाता है, केवल बोलने मात्र से ही पता चल जाता है, उसको व्यवहारिक सत्यापन कहते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा सैद्धांतिक सत्यापन, यानी जिसमें हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है और वो वेरिफाइड करके हम एक थ्योरी बना देते हैं। जब पूरा वेरीफाइड करेंगे, जैसे अब हम ये कहते हैं कि सूरज पूरब में उदित होता है, तो हम कहते तो हैं, लेकिन वो इस चीज शब्द को नहीं मानता। वो ये कहता है कि पूरब में उदित होता है, इसके लिए हमको वेरिफिकेशन चाहिए। तो उसका इसका भी उसको बहुत आलोचना हुई कि इसके लिए आप डेली देख रहे हैं कि पूरब में उदित होता है, लेकिन कह रहा है ये पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है। या ये हम कह लें कि बृहस्पति ग्रह पर बुद्धिमान मछलियां हैं। जिस समय में ये था ना 1920 से लेके 50 तक, तो 1936 के समय में एयर ने दिया, तो उस टाइम चंद्रमा पे भी लोग नहीं गए थे। तो ये भी क्वेश्चन कर, उसने ये भी एग्जांपल दिया कि चंद्रमा पे के दूसरी तरफ पहाड़ी पहाड़ है, या चंद्रमा पे पानी का अभाव है। तो ये सारी तब तक सत्यापित नहीं हो चुकी थी चीजें, या बृहस्पति ग्रह पर बुद्धिमान मछलियां पाई जाती हैं। तो ये सब प्रूफ करने की आवश्यकता थी, और उस समय तक इसको कोई प्रूव नहीं कर पाया था, कोई वेरीफाई नहीं कर पाया था। तो इसलिए इसने कहा कि ये जो चीजें हैं ये सैद्धांतिक हैं। जब ये वेरीफाई हो जाएंगी, वहां से वेरीफाई करके हमारे यहाँ के कोई साइंटिस्ट जाएंगे, वो अपना पूरा उसका साक्ष्य लेके आएंगे, प्रमाण लेके आएंगे, वो तभी तो प्रूव करेंगे कि किस कैसे मैं वहां गया हूं, तभी तो मुझे पता है कि वहां पानी नहीं है, वहां हवा नहीं, इसलिए वहां जीवन नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो प्रमाण ले आए होंगे, कोई प्रूफ लाए होंगे, तभी जाके ये क्लियर हुआ कि वहां कुछ नहीं है, वहां जीवन नहीं हो सकता है। तो उसी को ये कहते हैं कि ऐसी जो थ्योरी है कि हम चंद्रमा पे मान लें, या किसी कोई ऐसी चीज जो हम नहीं जल्दी इजिली नहीं पहुंच सकते, तो उन चीजों को हम सैद्धांतिक सत्यापन के द्वारा, हम थ्योरिटिकल के द्वारा इसको हम सत्यापित करते हैं और हम मान लेते हैं, उसको हम सैद्धांतिक वो कहते हैं, सत्यापन कहते हैं। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने सिद्धांत बोला कि दूसरा इनका है सबल सत्यापन तथा निर्बल सत्यापन। सबल सत्यापन क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंस के द्वारा जो वेरिफिकेशन होता है, और निर्बल सत्यापन है यानी वीक सेंस के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, या जो हमें मतलब हाँ ज्ञान ही प्राप्त होता है, तो उसको हम सब निर्बल सत्यापन कहते हैं। अब इसके ये सारी चीजें बाद में आई, जब इनकी आलोचना होने लगा, इन्होंने केवल और केवल सत्यापन माना और तत्व मीमांसा का खंडन किया, और ज्ञान मीमांसा के आधार पे किया। ज्ञान मीमांसा के आधार पे इन्होंने तत्व मीमांसा का खंडन किया, जबकि जो लॉक और बर्कली थे वो मनोवैज्ञानिक मन के आधार पर उन्होंने खंडन किया, और ज्ञान के आधार दोनों पे किया उन्होंने। कांट ने भी मन और उस पर दोनों पे किया। तो ये जब इन्होंने खंडन किया, ईश्वर को नहीं माना, इन सारी चीजों पे इनको जब ऑब्जेक्शन लगाया गया, तब इन्होंने अपने सत्यापन सिद्धांत को प्रकार में विभक्त कर दिया कि इस तरह से वो वीक वाला हो जाएगा, एक स्ट्रांग वाला हो जाएगा। तो जो स्ट्रांग सेंस के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होगा वो सत्य माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, और जो वीक सेंसेस के द्वारा जो ज्ञान हमको मिलेगा वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये इन्होंने इसको इस तरीके से इसको लिया, और लेने के बाद इन्होंने इसको विद एग्जांपल समझाया। तो हम लिखेंगे सबल सत्यापन और निर्बल सत्यापन क्या है। कहते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग सेंस के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे इंद्रिय के द्वारा, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा, जब हमको स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है, संपूर्ण नॉलेज होता है, निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये इंद्रियां भी कभी कभी धोखा दे देती हैं, लेकिन ऐसे करना है हमको, इस तरह से हमको ज्ञान प्राप्त करना है कि जिसमें धोखा का थोड़ा भी अंश मात्र ना हो, थोड़ा भी लेश मात्र ना हो, तब
हम उसको मानेंगे कि हाँ, वो इंद्रियां उनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, जो हमें सत्य ज्ञान दे रही है, और ऐसे ज्ञान को हम स्ट्रॉन्ग सेंस के द्वारा प्राप्त ज्ञान मानेंगे। सबल सत्यापन जिसको हम बोलेंगे, ये इन्होंने कहा कि सबल सत्यापन है। अब इसके लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम कहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड जो है, खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये हम बोल रहे हैं। तो ये जो पोटेशियम साइनाइड है, ये गांव के किसी व्यक्ति से आप बोल देंगे, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसके पास पता नहीं हो जिसे, तो वो व्यक्ति जब उससे आप पूछेंगे, कह देंगे, तो उसको नहीं पता है कि ये पोटेशियम साइनाइड क्या होता है। तो उसके लिए तो वो बिल्कुल मतलब निर्बल हो गया, उसको कोई मतलब उसका वीक सेंस हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना, उसको वो जांच करके भी उसको नहीं पता कर पाएगा, वेरीफाई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने पढ़ा होगा कि पोटेशियम साइनाइड क्या है, तो वो ये जान लेगा कि हाँ, ये इसको खाने से मृत्यु हो सकती है, इसलिए इससे दूर रहा जा सकता है। तो ये वेरिफिकेशन निर्बल में आ जाएगा। सबल में क्या आएगा कि सबल में हमने कहा श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, राम खाना खा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज हम कह रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का एग्जाम्पल हम दे देते हैं, तो वो हम देख रहे हैं अपने आंखों से। या वर्षा हो रही है, हम सिंपल बोल दें कि वर्षा हो रही है, तो सामने से हमें दिख रही है कि वर्षा हो रही है। कमरे में अंधेरा है, तो वो हमें दिख रहा है कि अंधेरा छाया हुआ है। मतलब इस तरह की चीजें जो हमें प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा निश्चित रूप से जो ज्ञान हो रहा है, किसी के कहने से नहीं, जो कान से हम सुन रहे हैं वो नहीं, हम आंख से देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। और जब हम आंख से देख रहे हैं सामने से, तो उसके लिए कोई प्रमाण या प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पे हमें किसी प्रमाण या प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उस चीज को इन्होंने कहा कि ये जो है, ये सबल सत्यापन है। स्ट्रॉन्ग सेंस के द्वारा हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है, वो सत्यापन है, वो सत्य ज्ञान है। और जो निर्बल सत्यापन है, उसको इन्होंने कहा कि ऐसी चीजें जो सबको नहीं प्राप्त पता है, कुछ लोगों को, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग को पता है और सभी को ये पता नहीं है, तो इसका इसका गलत भी वो रिस्पॉन्स हो सकता है। क्योंकि अगर उसने मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा आदमी है, जो नहीं जानता है, जो बुद्धिजीवी नहीं है, वो इसको यूज कर लेगा। उसको क्या पता कि पोटेशियम साइनाइड को खाने से मृत्यु हो जाती है, उसको नहीं पता। तो ये यहाँ पे निर्बल सत्यापन है, यानी वीक सेंस के द्वारा यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसको इन्होंने कहा कि ये निर्बल सत्यापन है। इस तरह इन्होंने सबल, निर्बल, व्यवहारिक, सैद्धांतिक करके उसको डिवाइड किया, और अपने ही सिद्धांत को मतलब आलोचित होने से बचाने की पूरी कोशिश की। इतनी आलोचना हुई कि इन्होंने भाषाई विश्लेषण, अच्छा ये विटगेस्टाइन से प्रभावित है। तो विटगेस्टाइन भी दो है, एक पूर्ववर्ती विटगेस्टाइन, एक उत्तरवर्ती विटगेस्टाइन। तो पूर्ववर्ती जो थे उनसे ये प्रभावित थे, और पूर्ववर्ती जब विटगेस्टाइन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भाषाई विश्लेषण किया, भाषा के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा उन्होंने तार्किक विश्लेषण किया, अपने दर्शन का तार्किक विश्लेषण किया। लेकिन जब उनकी भी आलोचना होने लगी, उनको ऐसा लगा कि अब मैं अपनी ही उसमें घिर गया हूं, जो मैंने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जो हमने अपने थ्योरी दिए हैं, उससे मैं ही घिरता जा रहा हूं, बाहर नहीं निकल पाऊंगा। घुस तो गया हूं मैं, लेकिन उससे निकलने का मुझे मार्ग नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने उत्तरवर्ती विटगेस्टाइन जो लिखे, उसमें उन्होंने अपनी ही चीजों का कहीं कहीं खंडन किया और एक नई थ्योरी बना दी। वो उत्तर विटगेस्टाइन जो हम पढ़ते हैं, वो उससे थोड़ा अलग है, वो उसका बदला हुआ रूप है उत्तर विटगेस्टाइन में। तो वही चीज इनके में, ये विटगेस्टाइन से प्रभावित थे और पूर्ववर्ती विटगेस्टाइन से प्रभावित थे। और इन्होंने क्या किया कि उन्हीं से इन्होंने लिया, उसमें थोड़ी बहुत चीजें इन्होंने ऐड ऑन किया, और इन्होंने कहा कि भाषाई विश्लेषण के द्वारा ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। भाषा का विश्लेषण करके, कथन का सत्यापन करके, विश्लेषण करके हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि केवल और केवल अनुभव के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो बोले कि वो इंद्रियां हैं, वो 100% सत्य नहीं हो सकती हैं, वो निश्चित ज्ञान नहीं दे सकती हैं। इसलिए लॉजिक उसमें होना चाहिए,
उसमें तर्क होना चाहिए। कोई भी चीज हम कहते हैं तो वो तर्क के द्वारा होना चाहिए, और इसी तरह से वो सत्य मानी जाएगी। तो ये इनका सबल और निर्बल सत्यापन हो गया। हम कहते हैं जैसे दीवार सफेद है, अभी हमने एक एग्जांपल बताया था, घास हरी है, ये सारा क्या है? ये सबल सत्यापन है, जो हमें देख के समझ में आ जा रहा है कि ये चीज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा सबल सत्यापन हो गया। और निर्बल, जैसे हमने पोटेशियम का भी एग्जाम्पल दिया, मतलब ऐसी चीजें जो सब लोग नहीं जानते, जिनका समानीकरण नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो निर्बल है, वे वीक सेंस में उसको हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं उससे प्राप्त हो पाता है। तीसरा ये बोलते हैं परोक्ष सत्यापन या अपरोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मानते हैं ऐसे कथनों का जिनका संबंध अपरोक्ष रूप से इंद्रिय संवेदनों से होता है। जो अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में जिससे होता है, उसको ये कहते हैं कि उनका अपरोक्ष सत्यापन संभव होता है और प्राप्त होता है। उसको इन्होंने कहा कि अपरोक्ष है। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि एग्जाम्पल ये हम दे सकते हैं, सिंपल कुछ भी जो सामने हमारे हो रहा है उससे हम रिलेटेड एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मौसम मौसम खराब है, ऐसा हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो वो अपने इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम अपने प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों से संबद्ध नहीं होते, वो इंद्रिय से नहीं हमको जान पाते हैं, ऐसे कथन होते हैं। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि इंद्रिय संवेदन के विषय नहीं होते हैं, और उसी को ये परोक्ष सत्यापन कहते हैं। मतलब जो हमें इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो ज्ञान जो कि हमें किसी ने कह दिया या किसी ने बता दिया या हमने जाना भी, तो उसको हम मतलब उसकी निश्चितता तक नहीं पहुंच पाए, एकदम वेरीफाई उसको हम नहीं कर पाए। तो ऐसे सत्यापन को इन्होंने कहा कि ये सत्यापन जो है वो परोक्ष सत्यापन होते हैं। वो सत्यापन जिसका हमको निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है, वो ज्ञान परोक्ष सत्यापन है। तो ये 3 तरह का इन्होंने सत्यापन किया, इन्होंने मतलब 3 तरह का सत्यापन माना, और ये इनका मतलब सत्यापन वेरिफिकेशन इनकी थ्योरी थी। और अब हम आते हैं, अच्छा बुद्ध ने भी तत्वमीमांसी चीजों पर वो किया था, तत्वमीमांसी चीजों पे वो मौन रह गए थे, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया था। वो उसका ना तो हाँ में जवाब दिए थे और ना में, क्योंकि शायद उनको ये लगा था कि अगर हम आत्मा और ईश्वर के बारे में बताते हैं लोगों को, तो उनकी शायद इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो उन चीजों को समझ पाएंगे। तो उसी तरह उन्होंने भी किया था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं था, इन्होंने उसका खंडन किया। अब ये कैसे करते हैं? ये कहते हैं कि ज्ञान के साधनों से हमें किसी भी परम सत्ता ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। परम सत्ता जैसे ईश्वर है, हम परम सत्ता ईश्वर को मानते हैं, तो कह रहे हैं उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है। और जब इससे हम ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, हम अपने ज्ञान के साधन से ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, इसलिए ईश्वर नहीं है। इसके पहले के जो दार्शनिक थे, जो अज्ञेयवाद थे, जैसे कांट थे, वो अज्ञेयवाद को मानते थे, तो वो भी बोले कि अज्ञेय है, हम बहुत उसको नहीं समझ सकते, अनिर्वचनीय है, अनिश्चित है, लेकिन वो सत्ता को माने कि एक ऐसी परम सत्ता है जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन कुछ इस तरह की सत्ता है जो इस संसार को ससमय चलाता है, और कुछ न कोई न कोई शक्ति है जिससे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़ के हम इन चीजों को कर रहे हैं और चल रहा है सब। तो इसलिए कोई न कोई शक्ति है जिसको इन्होंने अज्ञेय का नाम दे दिया था। तो इस तरह से, और इन्होंने जो ईयर थे, इन्होंने सबसे पहले भाषा के आधार पे इसका विश्लेषण किया, तत्व मीमांसा का विश्लेषण किया, और यह दिखाने का प्रयास किया कि जो तत्व मीमांसा के विषय हैं वो निरर्थक हैं और मतलब सही अर्थ में नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जैसे हम ये बोल देते हैं कि ईश्वर दयालु है,
अब ये जो तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं, ये संज्ञानात्मक अर्थ में इसको लेते हैं। कहते कि अगर कथन सार्थक माना जाता है तो ज्ञानात्मक सूचना देते हैं। जैसे हमने कहा फूल लाल है, अब ये चीज हमको कैसे ज्ञान से पता चला? हमने अपनी इंद्रियों से देखा कि ये फूल है, ये लाल है। अब लाल का ज्ञान हमको पहले से था। अगर हम किसी छोटे बच्चे जो एकदम छोटा है, उसको पता नहीं है कि लाल कलर किसको कहते हैं, तो उससे पूछेंगे तो ये नहीं समझ पाएगा। लेकिन जिसको पता है कि ये लाल कलर है, तो जब वो देखेगा तो देख के वो बता देगा कि ये फूल लाल है। तो कहते हैं कि ऐसे जो कथन होते हैं वो संवेगात्मक दृष्टि से प्रभावपूर्ण होते हैं, किंतु संज्ञानात्मक अर्थ में वो नहीं होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ईश्वर दयालु है, अब यह कथन क्या है? यह संवेगात्मक अर्थ में संतोष प्रदान कर रहा है। हम लोग कहते हैं ईश्वर दयालु है, उससे हम जो भी कहेंगे, हम अगर हाथ जोड़ के प्रे करेंगे या कुछ भी हम मांग लेते हैं तो ईश्वर दयालु है, वो हमें पूरा कर देता है। लेकिन अब उसको ये कह रहे हैं कि लेकिन ये कथन सार्थक नहीं है, क्योंकि हमारे ज्ञान में इससे वृद्धि नहीं होती है। ये किसी ने हमको बता दिया, हमको एक तरह से ज्ञानात्मक सूचना दे दिया, और उस सूचना के थ्रू हमको ये पता चल गया कि ईश्वर दयालु है, और हमने उसको मान लिया। लेकिन हमने इसको प्रूफ नहीं किया, हमने ईश्वर को देखा ही नहीं है। तो जब हमने ईश्वर को देखा नहीं है तो इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? बस हाँ, हमने ईश्वर से प्रे किया, हो सकता है हमारा ही कुछ ऐसा एक्ट हो या हमारी ऐसी मेहनत हो जो हमने की हुई है, और उसके बाद हमने ईश्वर से प्रे किया। तो ये कहते हैं, जो एयर हैं, जो जितने भी तार्किकवादी हैं, ये कहते हैं कि आप ईश्वर को कैसे कह दोगे कि ईश्वर आपका ये काम करवाया? क्योंकि करने वाले तो आप हो। आप पढ़ो मत, आप कुछ मत करो, और ईश्वर से कहो कि ईश्वर हमें खाना दे दो, आप खाना मत बनाओ, आप भोजन मत बनाओ। इतनी ज्यादा इसने इन लोग की आलोचना की थी इन्हीं बातों से कह के कि आप कुछ मत करो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। जो ईश्वरवादी है उसकी आलोचना करते हुए बोलता है, और कहो कि हे भगवान, हाथ से जोड़ो और कहो कि हे ईश्वर, हमको खाना दे दो, बहुत भूख लगी। आप बैठे रह जाओगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भिखारी समझ के कुछ दे दे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डेली आप प्रे करो और वो डेली पूरा हो जाए। इसलिए प्रूफ नहीं है। हो सकता है आपके कर्म का फल हो, आपने प्रे किया और आपने कर्म किया था इसलिए आपको मिल गया। जब आप कर्म करेंगे ही नहीं तो कैसे आपको वो चीजें मिलेंगी? इसलिए ईश्वर को मैं दयालु मानता हूँ, संतोष होता है सुन के, लेकिन ये मतलब सही नहीं है। क्योंकि ये अगर ऐसा होता तो बिना कुछ किए ही, बिना करे आप हे प्रभु दिन भर करते और आपका सारा काम हो जाता। तो ये चीज ये नहीं मानते हैं। अब ये मैंने जैसा कि अभी बताया था कि विटगेस्टाइन के चीजों को ये मानते थे, और ये कहते थे, ये बोलते थे कि दो तरह से हम कथन को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? या तो वो कथन विश्लेषणात्मक हो या वो कथन संश्लेषणात्मक हो। विश्लेषणात्मक है तब भी हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है, किसी भी स्टेटमेंट को, और छोटे छोटे पार्ट में बांट के उसको हमने समझ लिया। लेकिन अगर वो या तो वो कथन संश्लेषणात्मक होगा, संश्लेषणात्मक होगा तो हम उसको एक नियम बनाएंगे, और बना के, यानी जो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटे हैं उसको हम एकदम एक साथ कर देंगे, एक सामान्य नियम बना देंगे, और उसके आधार पे सॉरी, हम अध्ययन कर लेंगे और ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन ये जो विषय है ईश्वर का, ये विषय इन दोनों में नहीं आता है। न तो ईश्वर और आत्मा को हम संश्लेषणात्मक में रख सकते हैं ज्ञान में, और न ही हम विश्लेषणात्मक ज्ञान में रख सकते हैं। इसलिए इनकी इनको हम नहीं सत्य मान सकते हैं। इसलिए इनकी असत्यता निश्चित है, सत्यता इनकी निश्चित नहीं है। क्योंकि इन दोनों, जब भी कोई भी ज्ञान संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक होता है, और ईश्वर से संबंधित ज्ञान न तो संश्लेषणात्मक है और न विश्लेषणात्मक है, न तो ये अनुभव से संबंधित है, न इसका कोई तार्किक आकार है, न ये बुद्धि से संबंधित है। इसलिए जब ये ना तो बुद्धि से ही है तो भी नहीं वो समझ सकते उसको, ना अनुभव से है इसलिए नहीं समझ सकते, और न ही उसका कोई तार्किक आकार है। अगर कोई रूप होता, कोई रंग होता, कुछ होता, तब तो हम उसको डिफाइन करते, तब तो हम भाषाई कथन के द्वारा, भाषाई विश्लेषण के द्वारा हम उसको क्लियर करते कि इसका आकार ऐसा, इसका रूप ऐसा। वो किसी ने नहीं देखा है, बस एक इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन को हम
तार्किक भाववादियों ने एकदम इनकार किया हुआ है और नहीं माना है। वो कहते हैं कि ये जो कथन है वो पुनरुक्ति मात्र होते हैं, मतलब रिवर्स है, इसमें हमें कोई नई ज्ञान की ज्ञानात्मक सूचना नहीं मिलती है। हम सुनते आ रहे हैं, हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, और वो किताब लिखने वाला कौन है, ये बिल्कुल इसका खंडन एयर करके कहते हैं। एयर और कार्नेट दोनों ये बात बोलते हैं कि वो पुस्तक किसी भगवान ने आके नहीं लिख दिया है। जो भी पुस्तक, जो भी हम कहानी पढ़ते हैं, जो भी कथा पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम पुस्तकों से पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि हम और आप में से किसी ने लिखा हुआ है, जो विद्वान होगा उसने लिखा है। तो उस विद्वान ने क्या देखा है ईश्वर को, कि ईश्वर का रूप क्या है, रंग क्या है, किस आकार का है, उसने तो नहीं देखा है। और कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद वापस उसका जन्म तो नहीं होता है, और जन्म होता भी है तो उसको कुछ स्मरण नहीं रहता है कि मैं पहले जन्म में क्या था और अभी मैं क्या हूं, मैंने कौन से कर्म किए, इसको कुछ नहीं याद रहता है, उसका स्मरण नहीं रहता है। तो जब स्मरण नहीं रहता है तो वो मरने के बाद आके कैसे चीजों को बताता है कि यहाँ स्वर्ग में ये है, नरक में ये है, ये कैसे क्लियर कर सकता है। तो ये तो पुनरुक्ति है, इससे कोई ज्ञानात्मक हमको सूचना नहीं मिलती है, इसको हम कैसे मान सकते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, ये इस तरह से नहीं है। अब जैसे हम ये कहते हैं, एक उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये कथन विश्लेषणात्मक भी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, हमको कहाँ से पता चल रहा है। ये सत्ता जो है मतलब ये आकारिक भी नहीं है, क्योंकि आकारिक तार्किक आकार देने के लिए इसको कोई आकार रूप नहीं है कि सर्वव्यापक है। कैसे आपको पता कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है। तो ये भी विश्लेषणात्मक भी नहीं है। इसको हम संश्लेषणात्मक भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो संश्लेषणात्मक होता है वो अनुभव से परीक्षणीय नहीं होता है, जो विश्लेषणात्मक होता है वो अनुभव से परीक्षणीय होता है। तो हम ये कैसे, तो ये हम शब्द जाल मात्र इसको कह सकते हैं, छद्म कथन इसको कह सकते हैं। इसको मतलब सत्य और निश्चित ज्ञान नहीं इससे प्राप्त होता है। ईश्वर का केवल एक छल मात्र है और एक शब्द जाल मात्र है, ये इनके अकॉर्डिंग है, ईयर के अकॉर्डिंग। अब हम लोग सत्यापन थ्योरी भी पढ़ लिए। अब इनका जो आलोचना होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा कार्नेट की भी थ्योरी पे थोड़ा सा बता देंगे उनके बारे में, आज दोनों का ही खत्म कर देंगे। तो आलोचना में ये क्या इनका आलोचना होता है कि इनके कहा जाता है कि इनके अर्थ का जो सत्यापन सिद्धांत है स्वयं अपनी ही कसौटी पे नहीं खरा उतरता है। वो स्वयं ही नहीं, मतलब जो उन्होंने कसौटी दी है कि कोई भी चीज होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी ज्ञान होगा, उसको हम तभी सत्य मान सकते हैं जब तक कि वो किसी कसौटी पे खरा ना उतरे, वो तार्किक या भाषा के विश्लेषण के द्वारा वो सत्य साबित ना हो, तब तक हम उसको सत्य नहीं मान सकते। तो ये अपनी ही चंगुल में फंस गए, अपनी ही कसौटी पे खरा इनका जो सत्यापन सिद्धांत है, इनका वेरिफिकेशन थ्योरी है, वो अपने ही सिद्धांत पे खरा नहीं उतरता है। यह कथन न तो विश्लेषणात्मक है और न ही संश्लेषणात्मक कथन है कि जिनका अनुभविक सत्यापन हो सके। जो ये बातें बोल रहे हैं, जो इन्होंने कहा सबल सत्यापन, निर्बल सत्यापन, परोक्ष सत्यापन, अपरोक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष सत्यापन, इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष सत्यापन है जब तथ्य का साक्षात अनुभव हो, तो ऐसे तथ्य जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं तो वो प्रत्यक्ष हो गए। और जो परोक्ष इन्होंने कहा उसको कहा कि जिसके लिए हमें किसी परोक्ष सत्यापन का सहारा लिया जा सकता है, तो जिसमें मतलब जो हम पता नहीं चल पा रहा जिसका, तो उसका क्या इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कार्य के आधार पर कारण का सत्यापन किया जा सकता है। तो जब कार्य के आधार पे कारण का, तो इससे हमने कि अगर ये कारण है, ये कार्य है, तो इसका कुछ कारण होगा, उसी कारण से कार्य हुआ, वो उसी में छिपा रहता है, और उसको इन्होंने परोक्ष सत्यापन कहा। तो ये चीजें जो इन्होंने कहा कि हमें इंद्रियों के द्वारा दिखता है, ठीक है, वो विश्लेषणात्मक है, अनुभवात्मक है। लेकिन जिसको इन्होंने परोक्ष सत्यापन जो डिफाइन किया कि कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते हैं, जैसे कि कहा कि कार्य के आधार पे कारण का ही सत्यापन किया जा सकता है। तो ये चीजें ये किस में आती हैं, ये तो ना विश्लेषण में आती है ना संश्लेषण में आती है। उसी प्रकार इन्होंने जो एक एक जो सही दिया वो सही है, जैसे इन्होंने सबल और निर्बल सत्यापन दिया, तो सबल सत्यापन में भी इन्होंने कहा कि विज्ञान के विशिष्ट कथनों का ठोस आनुभविक सत्यापन हो सकता है।
लेकिन सामान्य नियमों का, जैसे कि इन्होंने कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका निश्चयात्मक सत्यापन नहीं हो सकता, ये बात ये कह रहे हैं। तो क्या विज्ञान के सामान्य नियम ही निरर्थक है? यानी अपनी ही बात को कहते हैं फिर उसका खंडन करते हैं। स्लीक जो महोदय हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि सामान्य नियमों से संबंधित कथन निरर्थक होते हुए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यानी ये खुद कह रहे हैं कि विज्ञान के जो विशिष्ट कथन होते हैं वो ठोस सत्यापन, ठोस अनुभविक सत्यापन उनका हो सकता है, लेकिन जो सामान्य नियम होते हैं विज्ञान के, उनको इन्होंने कहा कि वो सबल नहीं है, वो निर्बल है। अब आप खुद समझिएगा इस बात को कि ये अपनी ही थ्योरी में खरे नहीं उतर रहे हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं कि सबल सत्यापन, एक दूसरा निर्बल सत्यापन। सबल तो समझ में आ रहा है कि वो विश्लेषणात्मक में आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो विज्ञान के कुछ विशिष्ट कथन होते हैं जिनको हम ठोस अनुभविक सत्यापन कर सकते हैं, जिनको अच्छे से हम मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस के द्वारा हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो वो तो समझ इनका आ रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्ष कहते हैं निर्बल सत्यापन, निर्बल सत्यापन में इन्होंने वीक सेंस के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सामान्य नियम हम कह देते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हम निश्चयात्मक सत्यापन नहीं कर सकते हैं। तो ये आप विरोधाभास देखिए कि एक जगह कह रहे हैं कि सबल ये है, निर्बल है, तो फिर आप निर्बल वाले जो सत्यापन है उसको तो आप फिर वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और जब वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये विश्लेषणात्मक में आता है कि संश्लेषणात्मक में आता है? तो फिर तो ये दोनों में नहीं आता है, और जब दोनों में नहीं आता है तो फिर तो आपका दूसरा वाला सत्यापन गलत हो गया, खरे ही नहीं उतरा। फिर जैसे परोक्ष एक सत्यापन इनका है और एक निर्बल सत्यापन है, उसी तरह इनका सैद्धांतिक सत्यापन पे भी इन पे आंच लगाया गया। सैद्धांतिक पे कहा गया, जैसे ये कहते हैं कि चंद्रमा पर पर्वतों की श्रृंखला है, या परमाणु हथियारों से संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। ये वर्ड इन्होंने एग्जाम्पल दिया सैद्धांतिक सत्यापन का। व्यवहारिक तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तीनों क्लियर हो गया होगा, व्यवहारिक सत्यापन और आपका सबल सत्यापन, और तीसरा क्या है? तीसरा आपका है, एक मिनट, तीसरा है प्रत्यक्ष। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया। तीनों क्लियर होने में जो दूसरा उनका दूसरा पक्ष है वो ये है कि दूसरे में इन्होंने खुद से अपना विरोधाभास कर दिया है, अपने सिद्धांत का खंडन कर दिया है। उसमें घुस तो गए हैं लेकिन आलोचना के पात्र बन गए हैं, क्योंकि फिर तो वो उसी श्रृंखला में, श्रेणी में चले गए जो कि अनुभववादी और लाक का इन्होंने खंडन किया कि ये सारी चीजें हैं कि जिसको हम संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक में नहीं रख सकते, जिस ज्ञान को, वो ज्ञान सत्य ही नहीं है, निश्चय नहीं है, तो फिर तो इनका सैद्धांतिक सत्यापन भी निश्चित नहीं है। क्योंकि सैद्धांतिक सत्यापन में ये कहते हैं कि इसका पूर्ण वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, इसका केवल सिद्धांत के रूप में हम इसको कर सकते हैं, ये निश्चित ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक के अंतर्गत आ जाएगा? तो इनके ये तीनों जो सैद्धांतिक सत्यापन है, निर्बल सत्यापन है और परोक्ष सत्यापन है, तीनों का भरपूर खंडन हुआ। और ये खुद अपने कथन में, इनका जो कथन है ना, तो दोनों में से किसी में नहीं आ पाया, और इसीलिए ये अपने ही सिद्धांत पे खरे नहीं उतर पाए और इनकी खूब आलोचना हुई। दूसरा ये क्या ही सिद्धांत दिया, दूसरा जो इनकी थ्योरी है वो ये है कि जो तार्किक भाववादी हैं, पहले भी ये बोली थी कि वो विटगेस्टाइन के प्रारंभिक विचारों से प्रभावित थे, जो पूर्ववर्ती विटगेस्टाइन ने जो विचार दिए थे उससे ये लोग प्रभावित थे। लेकिन स्वयं जो विटगेस्टाइन ने बाद में, यही विटगेस्टाइन जब देखे कि इनकी आलोचना होने लगी, तब इन्होंने क्या किया, बाद में उत्तरवर्ती विटगेस्टाइन जो रचना की, अपना खुद का संशोधन करते हुए ये माना कि भाषा का कार्य केवल संज्ञानात्मक नहीं है। जैसे अभी तक जो फर्स्ट पूर्ववर्ती में था, उसमें उन्होंने कहा कि केवल और केवल भाषाई विश्लेषण के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तार्किक विश्लेषण के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब देखे कि मैं उसमें घुस तो गया हूं अपनी थ्योरी में, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो इन्होंने
दोबारा संशोधन किया और करते हुए ये कहा कि भाषा का कार्य केवल संज्ञानात्मक नहीं है, कॉग्निटिव तक नहीं है, बल्कि संवेगात्मक और नैतिक कथनों को प्रस्तुत करना भी है, जो कि ये मान नहीं रहे हैं एयर जो है। तो इन्होंने उनकी प्रारंभिक विचार से प्रभावित थे, जबकि विटगेस्टाइन ने पूर्वर्त में अपना संशोधन करके बोल दिया कि केवल संज्ञानात्मक नहीं है, जैसा कि एयर मानते हैं। एयर सारे ज्ञान को, सभी ज्ञान को कहते हैं कि वो संवेगात्मक संज्ञानात्मक है, यानी कॉग्निटिव थ्योरी का कॉग्निटिव ज्ञान है और नॉलेज है। उसके अलावा ना तो नैतिक कोई कथन है, ना तो कोई इमोशन है, ये सारी चीजों को नहीं मानते। अगर वो इमोशंस मानते, नैतिक कथन को मानते, तो वो ईश्वर को जरूर मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर नैतिकता, एथिक्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे बिना ईश्वर के आप किसी चीज को नहीं मानते हैं। शुभ अशुभ किससे होता है, ये सारी चीजें आप जाएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा आपको कुछ ना कुछ, किसी भले ही आप ईश्वर को ना माने, लेकिन कोई परम सत्ता, कोई ऐसी शक्ति को आपको मानना होगा। तो ये केवल और संज्ञानात्मक मानते हैं। विटगेस्टाइन भी पहले पूर्ववर्ती जो हैं उन्होंने केवल कॉग्निटिव नॉलेज को माना, लेकिन जब उत्तरवर्ती उन्होंने अपना खुद से संशोधन करके किया तो उन्होंने कहा कि केवल संज्ञानात्मक भाषाई ज्ञान जो है, केवल कॉग्निटिव संज्ञानात्मक नॉलेज नहीं है, वो संवेगात्मक और नैतिक कथन को भी प्रस्तुत करता है। फिर अब इनका विचार बदल गया और इन्होंने अपने कहा तत्वमीमांसी संबंधी निरर्थक तो होते हैं, हम नहीं मानते, विटगेस्टाइन ने कहा कि हम नहीं मानते कि ईश्वर है, लेकिन हाँ जो नैतिक कथन है उनको हम मानते हैं। हम एक शक्ति को मानते हैं कि उसी के द्वारा हमारी ये जगत का रचना हुआ है और इस जगत में हम लोग भाषाई विश्लेषण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाषा के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लिया, बोला कि भाषा के थ्रू ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये यहाँ पे अभी एयर ने देखा तो एयर का यहाँ भी आलोचना किया गया कि इन्होंने उनकी पूर्ववर्ती चीजों को तो मान लिया, विटगेस्टाइन की पूर्ववर्ती चीज को तो मान लिया, लेकिन बाद में जब विटगेस्टाइन ने अपने अंदर सुधार कर लिया, उस चीजों को नहीं माना, और जब उसको नहीं माना तो फिर ये कैसे आप केवल भाषा के आधार पे, भाषाई विश्लेषण के आधार पे आप जगत की रचना कैसे कर सकते हैं, जगत में रहने वाले लोगों को कैसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ये सारा मतलब आपका जो इनका ईयर का जो सिद्धांत है या जितने भी तार्किक भाववादी हैं उनका सिद्धांत अंदर तो घुस गए लेकिन बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं पता चला। ये कहकर इसको खूब आलोचना दिया गया कि ये अपनी चीजों पे ही खरे नहीं उतरा, अपने वाक्य, अपने स्टेटमेंट पे नहीं है, अपने खुद के स्टेटमेंट का इसने विरोधाभास कर दिया, आलोचना कर दिया। तीसरा क्या इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये कहा जाता है कि जो तार्किक भाववादी हैं वो वाक्य और कथन को आपस में मिला दिए हैं, कि वाक्य क्या है और कथन क्या है, ये इन्होंने क्लियर ही नहीं किया है। इन्होंने मतलब हम लोग जिस तरह मानते हैं वो ये देखते हैं कि वाक्य एक व्याकरणिक संरचना होती है, सबको पता है कि वाक्य एक व्याकरणिक संरचना होती है, या तो वो सार्थक होती है या निरर्थक होती है, परंतु जो कथन होते हैं वो वास्तविक जीवन और जगत के तथ्यों के बारे में बोले जाते हैं, तथ्यों के बारे में, किसी वाक्य के निहितार्थ हैं, किसी वाक्य में वो निहित होते हैं तथ्य के रूप में, कि कोई जो जगत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वास्तविक जीवन है, जो जगत है उसके बारे में जो हम कोई तथ्य बोलते हैं उस वाक्य में निहित होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि वाक्य और कथन में क्या भेद है। अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो क्यों, इन्होंने न कहीं क्लियर किया है कि वाक्य क्या है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग वाक्य क्या है और कथन क्या है, उसको इन्होंने नहीं क्लियर किया। अब तब यहाँ पे आलोचना आ गया कि इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया कि वाक्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य एक व्याकरणिक संरचना है और स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, जो हम वास्तविक जीवन और जगत से रिलेटेड किसी तथ्य के बारे में कोई वाक्य हम देते हैं, वो वाक्य में ही निहित होते हैं वो ऐसे तथ्य, उसको हम कथन कहते हैं। माइनर सा उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया, और कि ये भी नहीं बोला कि कथन या तो सत्य होते हैं या असत्य है। तो जो तार्किक भाववादी हैं वो सत्यता और असत्यता को भी सार्थक की कसौटी पे नहीं उतर पा रहे हैं, वो सत्यता और असत्यता को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी
आलोचना है कि वो खुद वाक्य और कथन में कंफ्यूज हैं, आपस में गड़बड़ कर दिए हैं, एक चीज मिला दिए हैं, कंफ्यूज कर दिए हैं। तो इसलिए वो खुद भी अपना जो है वो खुद क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो आप किसी तरह उसको प्रूफ नहीं कर पाए, तो एक दूसरे में मिला दिए, जो कि इसकी इनकी खूब आलोचना की गई। चौथा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इनका किया गया खंडन, वो क्या था, इन्होंने कहा कि तत्व मीमांसा का इन्होंने खंडन किया। तो किस आधार पे कर दिया इन्होंने, तार्किक भाववाद के आधार पे किया इन्होंने। जबकि ये बात हम पहले भी अभी बोल चुके हैं कि इन्होंने खंडन तो कर दिया, लेकिन जबकि ये निर्बल सत्यापन, परोक्ष सत्यापन आदि के आधार पे ये विज्ञान को मानते थे, इन्होंने विज्ञान को ही लेके चले थे कि क्योंकि विज्ञान में परीक्षण होता है, आपने देखा होगा कि साइंस जो है परीक्षण और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम थ्योरी बनाते हैं, तो इनका मुख्य विषय विज्ञान था और विज्ञान को लेके चले थे। लेकिन सबल, निर्बल, परोक्ष, प्रत्यक्ष, इस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि विज्ञान की रक्षा करने की कोशिश करते करते ये सब इनकी मतलब उसको भी डाउट में, उसको भी संशय में ला दिए विज्ञान, जहां पे वो कहते हैं कि विज्ञान में परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वाला जो एग्जांपल देते हैं कि वो मतलब निर्बल है सत्यापन, वो सबल नहीं है। तो इस तरह इन्होंने और कहा कि जो विज्ञान के कठोर जो आनुभविक शब्द है, जो कठोर है, जो ठोस जो आनुभविक शब्द है, उसको इन्होंने माना, और दूसरा इन्होंने उसका, तो यानी विज्ञान की रक्षा करते करते ये उसको संशय की स्थिति में ला देते हैं। बोलते हैं विज्ञान के सारे जो चीजें हैं वो सत्य नहीं, सबल नहीं है, कुछ हैं ऐसे जो कि जिनको बारे में हम नहीं वेरीफाई कर सकते, जिनको हम सत्यापित नहीं कर सकते, वो निर्बल सत्यापन के थ्रू आ जाते हैं, निर्बल सत्यापन में आते हैं। तो यहाँ पे भी ये अपनी युक्ति का खंडन करते हुए दिखते हैं। और फिर लास्ट में इनका क्या एक है कि परोक्ष सत्यापन की अवधारणा को देते हैं कि जो परोक्ष सत्यापन की अवधारणा है ये सार्थकता के सिद्धांत को नहीं बचा पाई, क्योंकि ये जिस तरह से सार्थक और ये सब देने के उसमें कि परोक्ष सत्यापन की बात ये करते हैं कि परोक्ष सत्यापन क्या है, तो ये उसकी मतलब उसकी अवधारणा को भी ये सार्थक नहीं सिद्ध कर पाए, और उसका भी इनका खंडन कर दिया गया। इन्होंने प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की युक्ति की भी बात की, लेकिन उसका भी इनको खंडन कर दिया गया। आलोचना हो गई कि आप वाक्य और कथन में ही अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की युक्तियों का कैसे सार्थक और असार्थक आप कर सकते हैं, युक्तियों को कैसे आप दे सकते हैं। जब आप कथन को ही नहीं सिद्ध कर पाए कि कथन असत्य है या सत्य है, तो आप युक्ति को कैसे आप बता पाएंगे कि सार्थक है या असार्थक है। तो ये तो इनका ईयर का सिद्धांत हो गया। अब तत्वमीमांसी शब्दों का इसने ईयर ने भाषाई विश्लेषण करके कैसे क्या कहा, ये सब का हमने सारा पढ़ लिया। और अब कार्निप का भाषाई विश्लेषण क्या है ये थोड़ा सा देखेंगे। कार्निप का भाषाई विश्लेषण, हाँ मैम ये पूछना चाह रहा था कि ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म में बस अपने को एयर और कार्नैप यही दो पढ़ना है हाँ, ना? एक्चुअली क्या है, पढ़ना सिर्फ एयर की ही थ्योरी ज्यादा है इसमें। कार्निप जो है और श्रिंक है और एक और कोई है, दो तीन मतलब चार पांच लोग ये मिलके वियना सर्किल में जितने लोग थे वो सारे तार्किक भाववादी में थे। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस है वो सिर्फ एयर है। एयर के साथ साथ थोड़ा सा कार्निप के बारे में भी बता दूंगी, थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो मतलब जितने तार्किक भाववादी हैं उनका सबका एक ही थ्योरी है, यही बेस्ड है, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है मैम। इसलिए अलग अलग नहीं इनको पढ़ाया जाता। और एंड मेन मैम, आपको कहीं भी कंपटीशन में आप जाइएगा या हमारे सिलेबस में भी, तो एयर का वेरिफिकेशन थ्योरी ही है, जी यही है एंड मैम, तार्किक भाववादी। ये जो विटकिंस्टाइन है ये तो लॉजिकल एटमिज्म में आते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, विटगेस्टाइन का भाषाई विश्लेषण
सिद्धांत जो है वो इनसे मिलता जुलता है काफी। बस ये जो पूर्ववर्ती विटगेस्टाइन थे वो तो एग्जैक्ट इनका है एयर का, क्योंकि उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने किया, तो इज इट इज है। लेकिन जो उत्तरवर्ती विटगेस्टाइन है वो थोड़ा उन्होंने अलग फिर वो नैतिक कथन वगैरह सब दे दिए हैं और उनको एक्सेप्ट कर लिए, तो अलग है। विटगेस्टाइन थ्योरी भी पढ़नी होती है, पता नहीं इसमें हमारे उसमें केवल तार्किक भाववादी तो दिया आपके सिलेबस में। जी मैम, एटमिज्म वर्ड तार्किक, नहीं लिखा है। हाँ नहीं लिखा है, इसीलिए मैं केवल इसी को ली, नहीं तो विटगेस्टाइन भी हाँ अच्छे से क्लियर कर देती। ठीक हाँ है तो मैम। वो जो सिलेबस में वही आप पढ़ो, फिर अब बाकी आपको अगर जरूरत होगा तो आप अलग से भी हमसे पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे करके। आप ठीक कभी है। भी कुछ भी हमको हमसे पढ़ना हो तो आप ऐसे भी बिना क्लास खत्म होने के बाद भी आपको विटगेस्टाइन पढ़ना हो या कुछ भी हो, बस आप हमको एक दिन पहले बता दोगे तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ठीक मैम। ना? ठीक है मैम, तो थैंक ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसमें भी डाउट हो फिलॉसफी से रिलेटेड, कोई जी। भी टॉपिक में आपको डाउट हो, आप अलग से हमसे पढ़ सकते हो। ठीक है मैम। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई हाँ क्लियर नहीं है, हम लोग को तो 10 ही क्लास है, तो जितना इसमें हो जाएगा हो जाएगा, नहीं जितना नहीं होगा आप अलग से हमसे कर लेना, पूछ लेना। ठीक है मैम। अलग से ठीक। हम आपको सारा विटगेस्टाइन बता देंगे, जहां भी आपको डाउट हो, जिस कोई ऐसा है समकालीन वाले जो हैं जितने भी हैं उनमें प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पढ़ सकते हैं अलग से भी। ठीक है, तो विटगेस्टाइन नहीं पढ़ना है, केवल तार्किक भाववादी शब्द यूज किया गया था, तो इसलिए इसमें मेन 4-5 है वही वियना सर्किल वाले, तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट एयर है, और हमारे लोग के सिलेबस में एयर ही है। पिछली बार भी मैं पढ़ाई थी, तो पिछली बार भी एयर ही बताया था, हमको बताया गया था कि आपको वेरिफिकेशन थ्योरी पढ़ानी है, तो एयर की ही है वेरिफिकेशन थ्योरी, तो हमने जी वो पढ़ाया था। आज तो मैं थोड़ा सा कार्नेप का भी दे दे रही हूँ, ये दोनों मिल के मिक्स करके, और स्लिक का भी सेम है स्लिक जो दिए हुए हैं वो भी तार्किक भाववादी हैं, तो इन लोग का सारा, इसीलिए ये थ्योरी देते वक्त ना तार्किक भाववादी बोल देते हैं, उसके हाँ। अंडर में सारे विचार सेम है, मिलते जुलते हैं सब। ये एक इनका एक सर्किल था, तो ये एक साथ ही रहते थे, और एक साथ रह के इन्होंने अपने मतलब एक सिद्धांत थ्योरी बनाई, भाषाई विश्लेषण, और उसी को आधार मान के इन्होंने अपने ज्ञान का कि किस तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, और सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, कोई अलग नहीं था, ठीक इसलिए है। एक कोई अब कार्नेप का हम भाषाई विश्लेषण देखेंगे कि ये क्या है। तो ये भी सेम वही चीज कहते हैं कि जो तत्व मीमांसी कथन है, इसीलिए मैंने स्लिक का नहीं पढ़ाया, कार्नेप का भी पढ़िएगा, आपको एकदम सेम चीजें लगेंगी, थोड़ा ये कि क्लियर होते जाएगा। तो कह रहे हैं कि सभी जो तत्व मीमांसी कथन है वो निरर्थक होते हैं, वे पुनर्कथन, अभी ऊपर में बता चुकी हूँ, वे पुनर्कथन होते हैं, पुनरुक्ति होते हैं, यानी जो बातें हम जान चुके हैं उसके बारे में ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, नई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये कहते हैं व्याघातिक कथन होते हैं, वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं, जो भी हम कथन देखते हैं वो कंट्राडिक्टरी होते हैं, व्याघातिक कथन है। कार्य बोलते हैं कि जो तत्वमीमांसी कथन है वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं, और ऐसे कथन वही सेम चीज न संश्लेषणात्मक होते हैं और न ही विश्लेषणात्मक है, स्वानुभव के द्वारा भी हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम तत्वमीमांसी चीजों को निरर्थक मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं, सार्थक नहीं मानते हैं। और फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कार्निप जो है ये या तो निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कार्निप कह रहे हैं कि जो तत्वमीमांसी कथन है उसमें या तो निरर्थक शब्दों को यूज किया जाता है या फिर सार्थक शब्दों को, जब गलत विन्यास में या गलत तरीके से हम सार्थक शब्दों को रख देते हैं। जैसे आपने इंग्लिश वगैरह में पढ़ा होगा कि बच्चों को देते हैं जंपिंग वर्ड देते हैं, या मतलब स्टेटमेंट में गड़बड़ इधर उधर कर देते हैं, इज आर इधर लिख दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ उधर कर दिया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो वो इधर उधर जब हम सेंटेंस को इधर उधर लिख देते हैं तो वो क्या होता है, वो हम वाक्य विन्यास गलत तरीके से कर देते हैं, शब्द विन्यास सॉरी, शब्दों को इधर उधर, वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो निरर्थक हो जाता है। और ये कहते हैं कि जब हम भाषा में लैंग्वेज में जाते हैं तो लैंग्वेज में आप देखते होंगे कि जब हम कोई
सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस अगर रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ होगा, एक्सिलरी वर्ब कहाँ होगा, वर्ब कहाँ होगा, कहाँ पे मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, कहाँ पे उसका प्रेडिकेट होगा, ये सारा इस नियम, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सेंटेंस को नहीं रखते हैं, तो वो जब रखते हैं तब तो वो सार्थक हो गया, लेकिन जब हम इधर उधर कर देंगे तो वो निरर्थक हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। कोई भी वर्ड को ही हम इधर उधर करके लिख देंगे तो वो वर्ड भी मीनिंग लेस हो जाता है। तो वही इनका कहने का मतलब है कि गलत विन्यास के द्वारा वो सारा निरर्थक हो जाता है। और ये तत्वमीमांसी विषय को भी यही कहते हैं कि जिस प्रकार हम वाक्य सेंटेंस को इधर उधर लिख देते हैं तो वो निरर्थक हो जाते हैं, गलत विन्यास, लैंग्वेज के गलत यूज करने से, नियम के अकॉर्डिंग ना चलने से वो निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी प्रकार ये तत्वमीमांसी जो विषय हैं ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको हम सत्य नहीं मान सकते, इसका कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता है, इसका हम कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये निरर्थक है। अच्छा, हाइडेगर भी है, हाइडेगर भी इसमें आते हैं। हाइडेगर क्या कहते हैं? हाइडेगर कहते हैं शून्यता को मानते हैं, वे कहते हैं नथिंगनेस, वो शून्यता शब्द, वो कहते हैं जो हाइडेगर सब चीज को नहीं मतलब मानते, थोड़ा सा अलग है ये चीज को मानते हैं। ये कहते हैं कि जो शून्य है, शून्य शब्द को इन्होंने निरर्थक कहा है, बाकी सब चीज को कहते हैं सार्थक है। ये कहते हैं कि हम जो है किसी भी चीज को उसके अनुरूप धारणा या छवि बना लेते हैं, और जब हम धारणा या छवि बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सोचने लगते हैं। तो इसी तरह केवल और केवल वो शून्य को मानते हैं, हाइडेगर भी इसमें आते हैं, तो वो शून्य को निरर्थक मानते हैं, बाकी चीजों को वो सार्थक मानते हैं। लेकिन जो कार्नेप है वो कहते हैं कि सार्थक शब्दों के गलत विन्यास का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कथन निरर्थक हो जाता है। जैसे वो कह रहे हैं कि देकार्त कहता है, देकार्त का मतलब बारे में आलोचना करते हुए कार्नेप कह रहे हैं कि जिस प्रकार देकार्त कहता है, जिस उसकी प्रसिद्ध जो उक्ति है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो कह रहे हैं ये निरर्थक है। निरर्थक क्यों है? क्योंकि इसमें भी शब्द की व्याकरणिक स्थिति को सही से वाक्य विन्यास नहीं किया गया है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये अगर लैंग्वेज की दृष्टि से देखा जाए, एक एक्चुअल जो रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नहीं है, इसलिए निरर्थक है। कोई भी रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं बना हुआ है, इसमें सारी चीजें नहीं है जो एक सेंटेंस के लिए होनी चाहिए, कंपल्सन होता है, वो चीजें इसमें नहीं है। तो इसलिए इसको कह रहा है कि इसमें इन्होंने सारी व्याकरणिक स्थिति को, सारे इन्होंने व्याकरण की चीजों को इन्होंने ऑल मतलब मिक्स कर दिया, मिला दिया, इधर उधर कर दिया है। इसलिए इस वाक्य को मैं नहीं मानता देकार्त का कि मैं सोचता हूँ मैं इसलिए हूँ कि ये सार्थक है, ये सार्थक नहीं है, ये सेंटेंस भी निरर्थक है, ये इनकी युक्ति निरर्थक है, इनका स्टेटमेंट गलत है, ये मानता है। फिर अब कह रहा है कि जो कार्नेप है वो कहता है कि तत्वमीमांसा के जो कथन है, मतलब मुख्य जो आप ये समझ लीजिए कि जो ये तर्कवादी जो भाववाद है वो मुख्य इसका विषय है। आप इसको बस खाली समझिए कि तत्वमीमांसा के जो विषय है ना, सिर्फ उसका खंडन करता है। और मंडन में क्या है, दो चीज इसका मैंने शुरू में बताया, एक भावात्मक एक निषेधात्मक। तो भावात्मक निषेधात्मक में तो ये तत्वमीमांसी जितने विषय हैं, जितने स्टेटमेंट हैं, जितने कथन है, उससे रिलेटेड जितना जिनका हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजों को इसने निरर्थक माना। और भावात्मक में क्या, भाषाई विश्लेषण के द्वारा, यानी लैंग्वेज के द्वारा, लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज पे जाना, लिटरेचर नहीं, लिटरेचर को ये नहीं मानता, भाषा तो भी है लेकिन ये लिटरेचर को ना मान के लैंग्वेज वाले पार्ट को मानता है। हिंदी में हम व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हम व्याकरण जो पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, उन चीजों को ये बताता है, यानी ये व्याकरण की चीजों, ग्रामर की चीजों को ले रहा है और बोलता है कि वाक्य का विन्यास देखना जरूरी होता है, व्याकरणिक स्थिति के अकॉर्डिंग वाक्य का विन्यास होना चाहिए। अगर व्याकरणिक स्थिति के अकॉर्डिंग, व्याकरणिक स्थिति मीन्स रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने रूल्स हैं हमारे संस्कृत, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं बना है तो वो स्टेटमेंट, वो तथ्य, वो
वाक्य गलत हो गया, और अगर उसकी वो बना है तो सत्य हो गया। तो ये है इनका मुख्य, ये है थ्योरी सबका, तार्किक भाववादी जितने भी आ जाए, कोई दूसरे का भी पूछ ले तो आप यही थ्योरी लिखेंगे कि मुख्य इनका तत्व मीमांसा का निरसन करना है, और भावात्मक रूप में भाषाई विश्लेषण के द्वारा, व्याकरणिक विश्लेषण के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, उनके द्वारा इसको प्रूफ करना है कि जो भी मैं कह रहा हूं, मेरा जो स्टेटमेंट है वो 100% सत्य है। इसका बस प्रयोग इन्होंने किया है। और ये कह रहे हैं कि जो तत्वमीमांसी जो विषय है वो उनको हम विश्लेषण के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, कि सिद्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो वास्तविक कथन नहीं है, वो छद्म कथन है। छद्म कथन यानी हम किसी को छलावा, छद्म का मतलब छलना, किसी को छल देना, धोखा देना, ये शब्द इन्होंने यूज किया है कि जितने भी तत्व मीमांसी विषय हैं वो केवल और केवल हमें धोखा देते हैं, मनुष्यों को धोखा देते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई तार्किक शक्ति नहीं है कि जो इस तत्व मीमांसी कथनों को सिद्ध कर दे कि ये सत्य और सही है। तो ये था इनका मतलब, जो तत्व मीमांसा है इनका, तत्व तार्किक भाववादियों का, वो यही है कि तार्किक कसौटी पे कसते हैं सारी चीजों को भाषा के आधार पे। और भाषा में भी आपको क्लियर किया कि वो लिटरेचर वाले पार्ट को नहीं लेते हैं, लैंग्वेज पार्ट को लेते हैं, और उसी को अपने ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ उसी से हो सकता है, भाषाई विश्लेषण के द्वारा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को मानते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को भी इजीली स्वीकार कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी अनुभववादी हैं, लेकिन अनुभववादी लॉक और बर्कले से थोड़ा सा भिन्न है। क्या? क्योंकि वो इज इट इज उसको मान लेते हैं कि जो हमें इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य तो है, लेकिन हम पहले उसको सत्यापित करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे आंख ने जो देखा वो सत्य है, हमारे कान ने जो सुना वो सत्य है। गिलास में पानी है तो वो उसको कह देंगे कि पानी नहीं है, उसको पहले चखेंगे, चख के देखेंगे कि कहीं उसमें नमक तो नहीं मिला, या कोई एसिड तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं, केमिकल तो नहीं है, पानी का ठीक है। लेकिन वो जब तक उसको पी के नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि वो पानी है। कोई भी चीज को आंख से देखने के बाद भी उसको एक्सेप्ट एज इट इज नहीं करते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, तर्क के द्वारा उसको समझते हैं, सत्यापित करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब उस सिद्धांत को अपनाते हैं। और ये विज्ञान की विषय को ज्यादा आधार मानते थे, क्योंकि विज्ञान में हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनका यही मानना है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, सत्यापन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान सत्य है, अन्यथा कुछ भी सत्य नहीं है। तो ये भाषाई विश्लेषण का, इनका तार्किक भाववादियों का, इनको ये एयर ही आपको पढ़ना। अभी आपको कार्नेप बताया भी मैंने, तो कार्नेप भी एज इट इज है, आपने देखा भी, कुछ उनका अलग नहीं है, इनसे एयर से अलग नहीं है। ऐसे ये स्लिप का भी MMA है, सेम एज इट इज है। जी मैम, हाइडेगर का थोड़ा सा अंतर है कि वो सिर्फ और सिर्फ शून्यता को मानते हैं कि निरर्थक है, बाकी सारी चीजों को सत्य मानते हैं, लेकिन वो भी भाषाई विश्लेषण के द्वारा। जी मैम, ये तत्वमीमांसी MMA में चीज को पढ़ा नहीं था। मानते, तत्वमीमांसी चीजों को निरर्थक मानते हैं, और लेकिन इधर जो चीजें हैं उसमें वो केवल शून्यता को मानते हैं कि निरर्थक है। बस यही थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी सेम सबने तत्वमीमांसा का खंडन किया है और भाषाई विश्लेषण के का मंडन किया, बस ये। जी मैम, ये MA में पढ़ा हुआ है। MA में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमए में ये पढ़ा हुआ है। दोनों चीज पढ़ी थी, पॉजिटिविज्म और एटमिज्म। यस तो यस बिल्कुल, उसमें, विटगेस्टाइन वगैरह सब। हाँ हाँ, तो उसमें पढ़ा था। लेकिन हेडेगर नहीं पढ़ा हुआ है। हम्म। हेडेगर मतलब ये भी क्या हमें पढ़ना होगा मैम इस कोर्स में? हाइडेगर आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, जी, हाइडेगर आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अगर पढ़ना होगा तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूंगी, हाइडेगर के बारे में, अगर, लेकिन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। आपके ठीक है। नेट के सिलेबस में भी हाइडेगर नहीं है, हाँ नेट मैम, की नहीं जब था, नेट प्रिपरेशन में मैंने भी की नहीं था थी, हेडेगर। हाँ हाइडेगर का नहीं दिया हुआ है।
क्योंकि नेट के सिलेबस में हमने भी किया था तो पूरा अच्छे से प्रिपरेशन, तो उसमें भी हाइडेगर हमारी थ्योरी में नहीं थे, नहीं था। मतलब हमारे सिलेबस में। तो जी इसलिए हाइडेगर आपको ना पीएचडी वाले में है ना आपका नेट वाले में है, तो है नहीं। तो ठीक है मैम। हाइडेगर नहीं है, इनको सिर्फ यही एयर का ही वेरिफिकेशन थ्योरी आपको कहीं भी पूछा जाता है। तार्किक भाववादी में यही मुख्य है, और ठीक है इन्हीं मैम। को आधार मान के सबने अपनी अपनी थ्योरी दे दी, सिर्फ वही है, तो इसलिए अलग से इनको नहीं पढ़ना। उसमें था कि बुद्धिवादी में तीनों का अलग था, तीनों का थोड़ा थोड़ा सबका अलग था, तो उसको क्लियर करा दिया। अनुभववादियों में भी तीन थोड़े थोड़े विचार अलग थे, लेकिन इनमें सब सेम है, सब मिलते जुलते हैं। और इसीलिए मैंने कार्नेप को बताया कि कार्नेप भी थोड़ा अलग होगा, लेकिन कार्नेप भी सेम वही चीज बोल रहा था। तो ये है। अब हम लोग कल हुसर्न की फेनोमेनोलॉजी पढ़ेंगे, जी जी जी। ठीक है। हाँ, तो हुसर्ल की फेनोमेनोलॉजी कल पढ़ लेंगे। और परसों जो बचेगा, जो नेक्स्ट मतलब सारी वो सारे संत इक्विनास हैं, संत